ये लेकर चलिएगा जो भी पढ़ाया जा रहा है। जी। ठीक है, पता चला पीछे का चैप्टर कर रहे हैं और ये फिर नहीं हो पाएगा तो नया सा लगने लगता है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? मेल्टिंग पॉइंट कर लिए थे, H2O H2S इन सब फिर की। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन में बॉइलिंग पॉइंट कर लिया था। बॉइलिंग पॉइंट कर लिया था। ठीक है, 16th ग्रुप का तो उसमें आपने देखा होगा H2O वगैरह दे रखा था। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कर लिया था। अब टॉपिक डालिए मेल्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ देखिए, हम जब मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है तो अपने पास हमें पता है, जब हाइड्राइड की बात करते हैं तो H2O होगा, H2S होगा, H2SE होगा, H2TE होगा एंड H2PO होगा। ठीक है, अब ये सारे हाइड्राइड है और हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है जहाँ पे, उसका मतलब अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो पैकिंग जो होती है बेसिकली क्लोज होती है, क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे जितने जितना ज्यादा क्लोज पैकिंग होगा वो उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है, काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से पैकिंग इसमें बहुत ही ज्यादा होती है, तो H2O हो जाएगा। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होने की वजह से वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसका भी पैकिंग क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। देन इसका होगा H2TE का, देन आ जाएगा आपके पास H2SE का, एंड देन आ जाएगा आपके पास H2S का। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। यस सर, हो गया। चलो, तो दिव्यम अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर आता है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जो ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक कौन होता है? या तो जो H+ जल्दी दे दे। ठीक है, जो H+ जल्दी दे दे। तो क्या लगता है ये वाला होगा, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सर H2PO। H2PO। क्यों? सर सर क्योंकि वो डाउन द ग्रुप है ना, तो तो डाउन द ग्रुप है तो सर वो एसिड ज्यादा देगा ना, ज्यादा क्यों? एसिडिक होगा। क्यों? यही तो सवाल है कि एसिडिक H2PO क्यों होगा? डाउन द ग्रुप है तो क्यों होगा? देखिए होता क्या है यहाँ पे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रा एसिड। ठीक है, बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर जब देखेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसमें कम होगा, ठीक है, वहां से रिमूवल यानी H+ निकालना आसान होगा। रिमूवल ऑफ H+ बिकम्स इजियर, होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर बॉन्ड जो H2O का बना हुआ है या H2S का बना हुआ है तो ये जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ होता क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम किस में होना चाहिए, तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जिसका कम होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है। मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। अब बॉन्ड लेंथ देखिए H2 सब में है, सब में H2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। सल्फर का थोड़ा सा बड़ा है तो ऑक्सीजन से बड़ा होगा। सबसे बड़ा साइज किसका है, पोलोनियम का, तो इसका जो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, तो H+ इजिली निकल जाएगा। आंसर बिल्कुल सही था लेकिन रीजन गलत था। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो होगा आपका, देखिए H2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं मैं, H2S एंड देन यहाँ पे दे रखा है H2SE एंड देन यहाँ पे दे रखा आपको H2TE एंड देन यहाँ पे दे रखा आपको H2PO। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा?
H2PO होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। क्योंकि डाउन द ग्रुप, ये भी बोला था आपने डाउन द ग्रुप, लेकिन मैंने पूछा था क्यों। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, यानी वहां से H+ इजिली निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे जब ये बिकम्स इजियर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। इसको पहले ये लिख लीजिए आप, उसके बाद मैं इसको सेंटेंस में अच्छे से लिखवा देता हूँ। लिखिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटेंस में कि, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, H2PO is a stronger acid among hydride of group 16 because H2PO has low bond dissociation energy due to larger size of polonium. लिखिए। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे दिव्यम बात क्या आएगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। अब देखिए जब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो इन्हीं की बात करेंगे हम, H2O। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, किससे हम जज करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, किस में ज्यादा है किस में कम है, बताइए जरा। सर H2O में कम है। कम है सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। जो जिस बॉन्ड, देखिए कोई भी बॉन्ड हो, ठीक है, जैसे ये है, ये बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए साइज बड़ा होना पड़ेगा, बॉन्ड इंथैल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा इसका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज a stronger reducing agent. It is a stronger reducing agent because it has weaker EH bond due to larger size of polonium। जैसे 15th ग्रुप में भी हमने जज किया था, जो जल्दी टूट जाएगा वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता है।
हो गया। एक सेकंड सर। सर लार्जर साइज ऑफ क्या लिखा है? पोलोनियम, पीओ लिख दिया ना, शॉर्टकट में पीओ लिख दिया, सिंबल पोलोनियम। जो यहाँ है, पोलोनियम का साइज बड़ा होने की वजह से H प्लस जल्दी दे देता है, मतलब वो बॉन्ड टूट जाता है। तो इसमें भी यही रीजन होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम इसी से जज करते हैं। जैसे सपोज अपने पास दे दिया H3PO4, यहाँ दे दिया H3PO3, ये वाला सवाल मैंने करवाया आपको, H3PO2 लिखवाया बेसिकली। इनमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके पास होगा? सर H2O के पास। इन तीनों में पूछ रहा हूँ ना, H2O थोड़ी है ये। तो H3PO2। हाँ, इसके पास ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, तो एक तो OH आता है, इसमें दो दो H होता है। तो यहाँ दो टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? दो टूट सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन की, जब यहाँ पे देखेंगे OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे क्या होगा? एक H देगा। और यहाँ पे एक भी H PH बॉन्ड नहीं रहता डायरेक्टली बॉन्ड से, ठीक है। डायरेक्टली फॉस्फोरस से कोई बॉन्ड नहीं होता, इसलिए सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, इसके पास सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली इसमें तो सब में बराबर है, इसमें भी दो 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 है। लेकिन इसमें जल्दी टूटेगा कौन, ये वाला कंपेयर करेंगे तो ये जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूँ। यस सर। तो देखिए यहाँ पे अब अपने पास आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो अपने पास क्या आ जाएगा? H2O, H2S, H2SC, H2TE एंड H2PO, ठीक है। तो थर्मली स्टेबल देखिए क्या होगा, कि जिसका थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब हीट। कौन जब सबसे इजीली टूट जाएगा, बताइए जरा, कौन सा बॉन्ड इजीली टूट जाएगा? सारा इंटरकनेक्टेड है, सेम है। इजीली बॉन्ड कौन टूटेगा? OH में देखिएगा तो ये बॉन्ड बना हुआ है, SH में देखिए, H2S में देखिएगा तो ये बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे ही सारे बॉन्ड बने हुए हैं। तो इजीली कौन टूट जाएगा हीट करने पे? सर H2O। H2O क्यों टूटेगा भाई? क्योंकि H2O अपने आप में एक सिंगल बॉन्ड होता है। H2 सब में तो यही बॉन्ड बनेगा ना, जैसे H2 में ये बन गया, SH ये बन गया, H2SE में ये बन जाएगा, ठीक है। अब बताइए जरा जल्दी कौन टूटेगा? सर जिसका H2PO में जिसका बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो इजीली टूट जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हीट करेंगे जल्दी से टूट जाएगा। पोलोनियम वाला जो है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गया? घट गया। तो थर्मल क्या होता है? हीट होता है, हीट एनर्जी, इसको तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाएगा ना दिव्यम। तो सबसे टफ किसको है तोड़ने में? जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो। थर्मली स्टेबल ऐसे होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो दूसरा लिखो। हो गया। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड एंगल एंड शेप। जब बॉन्ड एंगल एंड शेप की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2O हो गया, H2S हो गया। ये 15th ग्रुप में याद है सारी चीजें किया था हम लोगों ने। यस सर। तो बताइए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? और नहीं आए तो भी बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। सर H2PO। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा गलत। सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे,
कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो सबका sp3 आएगा, आएगा कि नहीं, इस बात से एग्री करते यस हैं। यस सर। सबका sp3 आ गया। सबका sp3 आने के बाद हम लोन पेयर चेक करते हैं। लोन पेयर देखेंगे तो सब में सेम आएगा, ठीक है। तो सब में सेम है तो इस बेस पे भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। अगर अलग होता तो अपना देख लेते कौन ज्यादा, अगर ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होता तो आपका बॉन्ड एंगल जो होता कम होता, और फिर sp3 ये सेम आ गया तो लोन पेयर चेक किया, सब पे सेम है। अब हम जब थर्ड वाला जो कंडीशन होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो बताइए जरा, ऑक्सीजन, ये सेंट्रल एटम, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ये इसमें ये होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। यस सर। तो इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल फिर सल्फर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो बॉन्ड एंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे देखिए OH2 पे मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो थोड़ा सा क्या होंगे, रिपल्सन होके, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा तो एक्सपैंड करेगा ना, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के पास बाद लोन पेयर। अगर लोन पेयर डिफरेंट हुआ तो जिसमें कम लोन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। अगर लोन पेयर सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम है तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम देखते हैं, अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यस ये सर। सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाया था 15th ग्रुप में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि 15th ग्रुप पे स्ट्रांग करिए, बाकी ये चीजें स्ट्रांग होती जाएंगी। यस सर लिखिए। दैट्स गुड। अब देखिए अपने पास क्या आएगा। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की जब बात करते हैं हम लोग दिव्या तो हमारे पास क्या आता है, दो टाइप के मतलब कंपाउंड बनता है, ठीक है। एक बनता है आपके पास डाइऑक्साइड, एक बनता है आपके पास डाइऑक्साइड, जिसको सर हम लोग क्या उनकी कोई कहते हैं, स्पेसिफिक शेप नहीं होती जो शेप जैसे। होती है ये वाला। हाँ सर। देखिए इसमें क्या होता है कि डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है तो बेंट शेप का आ जाता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में देखिए यहाँ पे sp3 में अगर आपका विदाउट लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल होगा, और विद लोन पेयर आता है तो बेंट शेप का हो जाता है। दो लोन पेयर आता है तो ठीक है, अगर एक लोन पेयर आया, इसका भी sp3 है NH3 का, तो यहाँ पे ये पिरामिडल शेप का हो जाता है। तो इसका शेप होता है, लेकिन जो जनरल शेप होता है ना उसके थोड़ा सा अलग होता है ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है, ठीक है। यस। चलो तो देखिए यहाँ पे दिव्या हम क्या बात कर रहे थे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन 16th ग्रुप ही तो पढ़ रहे हैं, तो 16th ग्रुप में आपने देखा होगा SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। क्या बनता है? ट्राई ऑक्साइड भी बनता है, जिसको हम EO3 लिख सकते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे SO2 हो गया आपके पास, SeO2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे SO3 हो गया आपके पास, SeO3 टाइप कंपाउंड बनता है, ठीक है। यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, दो टाइप के ऑक्साइड पॉसिबल है। यहाँ पे हो जाएगा SO2 इज गैस बट SeO2 TeO2 टेलरियम डाइऑक्साइड आर सॉलिड। ऐसा क्यों होता है, क्या दिमाग में चलता है अगर मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस बट SeO2 एंड TeO2 आर सॉलिड, वाई? बताइए। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाता है। जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। देखिए
पाई बॉन्ड जो होता है ना, वो बेसिकली बहुत बड़े बड़े कंपाउंड में नहीं होता, छोटे छोटे कंपाउंड में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस पाई बॉन्ड, formation of pi bond, formation of pi bond tendency decreases। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलीमेरिक नेचर में हो जाता है, और पॉलीमेरिक नेचर में होने की वजह से बड़ा सा कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो डिटरमाइन करता है सॉलिड लिक्विड और गैस को, बताता है कि नहीं। सॉलिड लिक्विड गैस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा तो सॉलिड, मीडियम होगा मॉडरेट होगा तो लिक्विड, और बहुत कम होगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी और भी इसका रीजन लिखना है, पहले ये लिख लीजिए। ये वो रीजन वही आएगा आपका, जैसे कि वहां बताया गया था कि नाइट्रोजन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, बट यहाँ पे सेलेनियम टेलोरियम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर में, इस वजह से सॉलिड होते हैं। दिव्यम, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Done. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी के रीजन लिख रहा हूँ मैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सल्फर it forms multiple bond, it forms multiple bond with oxygen, but selenium and tellurium do not form multiple bond with oxygen, therefore they form single covalent bond with network structure। Yes, sir. Look here. अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, SO2 is reducing agent but TeO2 tellurium dioxide is oxidizing agent, oxidizing agent। ठीक है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमारा जो SO2 होता है ना, वो क्या होता है, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, आप देखेंगे SO2 है यहाँ पे, ये +4 में है। ठीक है, और TiO2 है जो यहाँ भी, ये क्या है, +4 में है। लेकिन ये जो सल्फर है ना, ये +4 से ज्यादा +6 में स्टेबल होता है। ठीक है, +4 से ज्यादा +6 में स्टेबल होता है। तो ये खुद को क्या करता है कि S+4 से ये S+6 में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल होता है, जाहिर सी बात है, और इस फॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, या फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग इजिली। ठीक है, तो पॉइंट ये हो जाएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 oxidation state is higher in sulfur, due to which it has tendency to lose electron and becomes a reducing agent. हो गया। 1 minute sir. Yes sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है ना, वो डिक्रीज करते जाता है, यानी +6 में बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, ऑल डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड of group 16 are acidic in नेचर। जितने भी ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड होते हैं, सारे के सारे एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं SO2 हो गया, TeO2 हो गया, और यहाँ पे SeO2 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, एसिडिक नेचर में अरेंज करना, और यहाँ पे SO2 हो गया और SO3 हो गया। यहाँ भी इन तीनों में, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, और इन तीनों में ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, ये बताना है।
लिख लिया आपने? तो सर देखिए SO2 का तो TeO2 से ज्यादा होगा। फिर इसका होगा सेलेनियम का कम होता है टेलोरियम से। सबसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +4 निकाल लेंगे। ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर वाला मैंने आपको मेजरमेंट बताया था कैसे करना है, जब हमने वो पढ़ा था 15th ग्रुप में। इसमें देखिएगा तो ये +6 और ये +4, तो कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले सकता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा ले सकता है ना। एसिडिक कैरेक्टर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आपको याद होगा कि एसिडिटी जो होता है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर बेसिकली, तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ 3 3 है, या फिर ये ऐसे देख सकते हैं कि +6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन खाली है तो ले सकता है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और इनमें टेलुरियम जो होता है, टेलुरियम डाइऑक्साइड, वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू सेलेनियम डाइऑक्साइड। हो गया? 1 minute sir. Yes sir. चलिए, इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में फिर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि TO2 एम्फोटेरिक भी हो सकता है। चलिए मैं इसे देख लूंगा, ठीक है, आज नहीं हुआ तो। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। दिव्यम, ओके सर। ओके। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की जब बात करते हैं हम लोग, यानी हैलोजन से रिएक्ट कराना है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ गया, हैलोजेंस मतलब हेलाइड ऑफ, अगर देखें हम लोग यहाँ पे हेलाइड ऑफ ग्रुप 17, तो हमें पता है कौन कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक तो बनता है आपका हेक्सा फ्लोराइड। क्या बनता है? हेक्सा फ्लोराइड, जो कि सल्फर के साथ SF6 देखा होगा आपने। दूसरा जो बनता है आपका टेट्रा हेलाइड भी बनता है। क्या बनता है? टेट्रा हेलाइड, यानी ये सबके साथ बन सकता है। जैसे सल्फर का एग्जांपल लूंगा तो SCl4 SCF4 वगैरह। फिर डाई हेलाइड भी बनता है, जैसे SF2, ठीक है, OF2 डाई हेलाइड भी बनता है। उसके बाद आ जाता है आपका मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड बेसिकली डाइमराइज करके दोबारा से डाई हेलाइड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, हेलाइड ऑफ ग्रुप 17 जब 16th ग्रुप से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि एज फॉर एग्जांपल हेक्सा फ्लोराइड की जब बात की हमने, तो SF6, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, बट HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, SH6 भी एग्जिस्ट नहीं करता। इन सब बातों को ध्यान में रखना है, रीजन मैं सब बताऊंगा। ये बेसिकली क्यों होता है? ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है? ये ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि SF6 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बट, सॉरी, SF6 ही तो पॉसिबल होता है। SF6 इज पॉसिबल बट SBr6, SCl6, Si6, SH6 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। इसमें डिफरेंस ज्यादा आ जाता है। ठीक है, ये पहला हाइड्रोजन और सल्फर का जो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी को बॉन्ड वहां बनता है जहां पे एनर्जी गैप कम होता है, तो काफी ज्यादा यहाँ एनर्जी गैप हो जाता है हाइड्रोजन और सल्फर का, इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है। SCl6 इसलिए नहीं बनता है, या SBr6 या Si6, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हैं ना आप, जब बल्कि ग्रुप आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन,
क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो ये एक दूसरे में क्या होंगे, टकराने लगेंगे, यहाँ रिपल्सन होने लगेगी, फिर इधर रिपल्सन होने लगेगी, फिर इधर रिपल्सन होने लगेगी, हर तरफ से रिपल्सन होगी, तो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। इज दैट क्लियर? यस सर। और फ्लोरीन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको मैंने उसमें लिखवाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और लिथियम जो होता है सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सल्फर के सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए पहले। सर बाकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाकी एस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं होते हैं। सर वो HS6 है। हाँ, SH6 यहाँ ना, ये यहाँ। यस सर हो गया। दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। तो इसी का एक पॉइंट लिख देंगे कि फ्लोरीन के साथ ही क्यों बनाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस फ्लोरीन इज पावरफुल oxidizing agent and highly electronegative and highly electronegative, due to which it can oxidize sulfur to maximum oxidation state +6. But fluorine, bromine, and iodine are less electronegative and weak oxidizing agent, yeah, oxidizing power. It doesn't oxidize the sulfur to maximum oxidation state, as well as steric grounding. Steric crowding.
यस सर। डन, दैट्स वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे वही हैलाइड के बारे में। जितने भी हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैस इन नेचर। सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, अमोंग टेट्राहेलाइड्स, among tetrahalides SF4 is gas, CF4 is liquid, and TEF4 is solid. Because वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज किया, ये बार बार बोलता हूं मैं, आपका वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से ये सॉलिड में होगा। इसमें सबसे छोटा साइज है तो गैस में थोड़ा सा साइज बढ़ा, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, लिक्विड में है इसका और साइज बढ़ा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा। ठीक है, साइज बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा और फोर्स, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा SF6 इज एक्सेप्शनली, SF6 is exceptionally chemically inert due to steric reason. Steric reason. एक तो काफी ज्यादा ये फ्लोरिना क्या होता है आपका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये SF6 को काफी अच्छे से होल्ड करके रखता है, तो इसलिए केमिकली इनर्ट होता है ये। SF6 ऐसा कुछ बनता है। और SF6 बेसिकली हाइड्रोलाइज नहीं होता है ठीक है, लेकिन SF4 हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्योंकि SF6 में इससे ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। सर SeF4S के बाद क्या है? CF4 is liquid and TeF4 is solid. हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास इसी से रिलेटेड आ जाता है बहुत सारी चीजें, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि SF6 जो होता है हाइड्रोलाइज नहीं होता, SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू एस्टेरिक रीजन। ये एस्टेरिक रीजन क्या है, बट यहाँ देखेंगे कि SF4 जो है इज हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि इसके पास जगह होता है, वैकेंट ऑर्बिटल हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है, बिकॉज
SF4 इज लेस एस्टेरिक क्राउडेड। जाहिर सी बात है यहाँ दो कम है तो यहाँ पे एस्टेरिक क्राउडेड क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज में और कंपेयर करते हैं, जैसे सपोज SF6 हो गया, ठीक है, SEF6 हो गया और TEF6 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज करेगा और सेम 6 फ्लोरीन होगा तो एस्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि SF6 जो होता है मोर एस्टेरिक क्राउडेड होता है। क्या होता है, मोर एस्टेरिक क्राउडेड, और ये मोर एस्टेरिक क्राउडेड होने की वजह से ये लेस स्टेबल हो, मतलब कि हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, और वहीं पे बात करें हम TeF6 की, तो TeF6 जो होता है ना ये लेस एस्टेरिक क्राउडेड है, क्योंकि टेलेरियम का क्या हो गया, साइज बढ़ गया, लेस एस्टेरिक क्राउडेड। ठीक है, एंड इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इससे लिख लीजिए। डन। 1 मिनट का। ओके, यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये SF6 हो रहा है, हेक्साहेलाइड की बात होगी, अब हम मोनोहेलाइड की बात करेंगे। तो मोनोहेलाइड जो होता है आपका ऑफ ग्रुप 16 इज डाइमेरिक। ये किस फॉर्म में होता है आपका, डाइमेरिक फॉर्म में होता है। मोनोहेलाइड का मतलब ये हो गया कि एक ऑक्सीजन एक सल्फ एक एक्स, ठीक है, लेकिन ये इसमें स्टेबल नहीं होता, तो किस फॉर्म में होता है, डाइमेरिक इन नेचर। एंड अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, याद है क्लास 11th में रेडॉक्स में पढ़ा था, सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मोनोहेलाइड ऑफ ग्रुप 16। मोनोहेलाइड ऑफ ग्रुप 16 की जब बात होती है तो यहाँ आ जाएगा आपका S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, एंड देन आ जाएगा आपके पास Se2Br2। ठीक है, ये सारे मोनोहेलाइड हैं। ठीक है, और बेसिकली ये डाइमर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, SF होता है, इसमें स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करता है, डाइमेराइज कर लेता है अपने आप को, डाइमेराइज कर लेता है, डाइमेरिक फॉर्म में चला जाता है। और डाइमेरिक फॉर्म में कैसे जाएगा जरा ध्यान दीजिए, और डाइमेरिक फॉर्म में, वेट अ मिनट, ठीक है, डाइमेरिक फॉर्म में गया डाइमेरिक, और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा S2F2। और इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, H2O2 का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, HOOH, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अगर देखेंगे तो FSSF, S2F2 का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा था, इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा मैं, पहले ये लिख लीजिए आप।
सर ओपन बुक स्ट्रक्चर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है। ओपन बुक स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इस टाइप का H2O2 का जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर। बुक ऐसे खोलते हैं ना आप, तो वो इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये एक साइड चला गया और ये एक साइड चला गया, इसी को कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी मोनोहेलाइट्स है ना, इसी टाइप से बनेंगे। जस्ट सपोज अपने पास है यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ जाएगा आपका S, फिर S एंड देन क्लोरीन। इसे कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप होते हैं। अब क्लियर है। ये SF2 का मैं और अच्छे से बना देता हूँ अगर समझ में नहीं आया हो, ठीक है। ये किस तरीके से होगा जरा ध्यान दीजिएगा। एक S यहाँ, ठीक है, सॉरी F, ये SS तो ऊपर होगा, S2F2 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा F, देन ये S, और ये लाइन सीधा रहेगा S, एंड देन ये, इसे ही कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। यस सर हो गया। लिख लिया आपने, वेरी गुड। अब देखिए, मैंने बोला कि ये क्या होता है कि आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जस्ट सपोज Fe2Cl2 है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो ये कन्वर्ट होता है 3Se, ठीक है। ये बेसिकली कन्वर्ट होता है किसमें, Se प्लस SeCl4। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये क्या होता है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, +1 में होगा, ये किस में होगा, -1 में होगा। यहाँ निकालिएगा, ये 0 में जाएगा, और यहाँ पे ये +4 में आएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये Se+1 से क्लोरीन में तो कोई चेंजेस नहीं आया, ये -1 अभी भी है। तो ये एक बार +1 से 0 में जा रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और फिर से +1 से ही किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिस रेडॉक्स रिएक्शन में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हो, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। ये जो छोटा छोटा टर्म होता है क्लास 11 में आपने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सर ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है। देखिए यही तो है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइजेज एंड reduced साइमल्टेनियसली। एक ही एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। देखिए ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। अब जरा फोकस करिए इसमें, ऐसे यहाँ पे कितना है, +1, यहाँ पे कितना है, 0, और यहाँ पे +4। क्लोरीन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी +1 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन, और +1 से +4 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर हो गया। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हो जाता है, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे आएगा अपने पास दिव्यम सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16।
सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहला आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जब बात करता हूँ तो SO2 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जरा देखिए कौन कौन सा मेथड है अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने का। तो सबसे पहला आ जाता है आपका वही, सल्फर को ऑक्सीजन में डालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, SO2 मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आयरन सल्फाइड है, वो FeS2 है, इसको हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज किया, तो ये क्या बन जाएगा 2Fe2O3, और सल्फर को रिड्यूस कर दिया SO2, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं इजीली, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सल्फर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हो गया अपना बैलेंस, हो जाएगा कि नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह की बात कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज। क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसके पास भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। बेसिकली ये क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है SO2 में, ठीक है, SO2 की बात कर रहे हैं ना हम लोग। आप खुद ही देखिए SO2 जो है बेसिकली +4 में और ये +6 में जा सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा ना, होगा कि नहीं। तो देखिए जैसे SO2 में हमने किया और इसमें डाल दिया हमने H2O, तो ये बन गया आपका SO4-2, और ये बन गया 4H+। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर SO2 में अगर Fe+3 डाल दिया आपने, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, SO4-2, और ये Fe+2 चला जाएगा। तो वही सारी चीजें, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही करेगा। ये +4 में है, यहाँ चेक करिएगा ये +6 में चला गया, ये +4 में है, ये किस में चला गया, +6 में चला गया, ठीक है। तो बेसिकली लूज किया है तो कोई ना कोई गेन किया होगा, यहाँ पे ये गेन किया है, यहाँ पे ये गेन किया, +3 से किस में चला गया, +2 में चला गया है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम, हो गया कि नहीं। अब इसका बैलेंसिंग का भी एक तरीका बताऊंगा आपको जो कि बहुत ही आसान है, पहले भी बताया हुआ हूँ मैं आपको। हो गया। 1 सेकंड।
यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास जैसे रिड्यूसिंग नेचर की बात किया था, तो कंप्लीट इक्वेशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग दिव्यम, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहला वाला रिएक्शन हमने कराया था उसी के बारे में लिख रहा हूँ। इट रिड्यूसेज फेरिक टू फेरस बना देता है, +3 से किस में कर देता है +2 में कर देता है। ठीक है, +3 से +2 में कर देता है। जैसे SO2 Fe+3 डाला आपने इसमें, तो ये SO4-2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा। हमें जब बैलेंस करना होता है ना इसको, तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे n फैक्टर निकालते हैं। अब n फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये +4 में है, ये +6 में है, टोटल चेंज कितने का आया दिव्यम, सर 2 का। 2 का, और इसमें +3 है और इसमें क्या है, +2 है, टोटल चेंज कितने का आया, 1 का आया। तो इस पे पहना देंगे हम इसकी टोपी उसकी सर, इसकी टोपी उसके सर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पे अपने पास बनेगा क्या, SO2 और प्लस में आ जाएगा Fe+3, और इधर जैसा है वैसा ही लिख देंगे SO4-2 + Fe+2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसमें तो 1 ही होगा, इसमें 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। जब यहाँ आपने 2 आयरन ले लिया, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2 आयरन होना चाहिए। सल्फर बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने चलते हैं। ऑक्सीजन को जब बैलेंस करने चलेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है, 2 है। तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2O। तो हमने ले लिया 2H2O, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ऑक्सीजन टोटल बैलेंस हो जाए, 2 + 2 4 हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने चलते हैं, तो 4 हाइड्रोजन इधर है, एक भी इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4H+ ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 4H+, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया कि नहीं। यस सर। तो देखिए, सल्फर बैलेंस, आयरन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब चार्ज देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, इस पे कोई चार्ज है, नहीं सर। यहाँ Fe+3 है लेकिन 2 Fe है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज +6 आएगा। हाँ यहाँ सर। पे कोई चार्ज है, 0 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो टोटल चार्ज कितना आ गया, +6। अब यहाँ देखिए, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, 2 -2। -2। ठीक है, -2 टोटल चार्ज यहाँ पे है। और यहाँ देखिए, 2, एक पे, एक Fe पे +2 तो 2 Fe पे +4, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 4 हाइड्रोजन पे +4, तो टोटल यहाँ भी +6 आएगा कि नहीं, और यहाँ भी +6 है, तो चार्ज भी दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, एटम्स भी बैलेंस है, तो बैलेंस हो गया, ये बहुत आसान है। इससे हो गया। पूरा हो गया, कोई डाउट। तो सर। चलिए अब देखिए, ये ऐसे बैलेंसिंग कभी भी आएगा तो आप कर सकते हैं। तो पहला था, इट रिड्यूसेस फेरिक टू फेरस। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला आ जाएगा, इट रिड्यूसेस पोटेशियम पर मैंगनेट, यानी KMnO4, यानी KMnO4। ठीक है, जो कि पिंक कलर का होता है, पिंक कलर।
टू Mn+2, Mn+2 में कर देता है, जो कि कलरलेस होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, MnO4 माइनस लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया प्लस, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, SO2 दे रखा है, तो हमने SO2 ले लिया, और ये हमें देता है Mn+2 और SO4-2। ठीक है, जाहिर सी बात है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ +4 में था, तो ये किस में चला गया, +6 में, और यहाँ पे निकालिएगा तो ये +7 में है, तो यहाँ पे किस में चला गया, +2 में। सबसे पहले हम एन फैक्टर निकालेंगे। ये बैलेंसिंग अगर इस टाइप का दे देता आपको, तो करने के लिए आसान तरीका बता दिया हूँ मैं, ठीक है। एन फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और एन फैक्टर यहाँ भी देखें, सॉरी, +7 से +2 में जा रहा है, कितने का डिफरेंस है, 5 का, और +4 से +6 में जा रहा है, 2 का डिफरेंस है कि नहीं Yes, दिव्यम। sir. फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2MnO4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 5SO2 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखिए Mn+2, और इसको ऐसे ही रखिए SO4-2। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। 5 सल्फर हो गया तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Mn हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10, कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया इधर। ठीक है, हो गया कि नहीं 18 ऑक्सीजन। Yes, sir. अब हमें क्या करना है, 18 ऑक्सीजन हो गया तो इधर भी होना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो और इधर ऑक्सीजन कितना है, 20 ऑक्सीजन है, और इधर 18 ऑक्सीजन है, तो एक काम करता हूँ, H2O इधर ऐड कर देता हूँ, 2H2O, तो 20 पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन, बताइए दिव्यम, हाँ ये सर, समझ हाँ में आ सर. रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10, 18 था, 2H2O ऐड कर दिया, 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, तो 4H+ इधर कर देंगे, हो गया बैलेंस, सिंपल। Yes, sir. चलिए, लिख लिया आपने। तो उसका भी लिख रहा और आप चार्ज बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे -2 है, तो इधर भी चार्ज नहीं है, इधर भी चार्ज नहीं है, यहाँ +4 है, और 5 दूना 10, यहाँ पे -10 है, और यहाँ पे +4 है, +4, तो +4 +4 +8 -10 -2, इधर भी आ गया, -2 इधर भी आ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मैंगनीज सल्फर सब बैलेंस, सब बैलेंस। सर. Mn+2 के पहले क्या लिखा है, FO? Mn+2, नहीं नहीं, 2 लिखा हूँ, ओ. देखिए, पर मैंगनेट के MnO4 पिंक कलर टू Mn+2। हो गया। यस सर. डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे जो SO2 होता है ना, वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम आता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है उसके पास, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्लीचिंग एक्शन। और जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है, आइदर बाय ऑक्सीडाइजिंग और आइदर बाय रिड्यूसिंग, दोनों तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन होके, या फिर रिडक्शन होके हाइड्रोजन ऐड करके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं SO2 एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट
ड्यू टू इट्स रिडक्शन, ये रिडक्शन होता है, इस वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ब्लीचिंग एजेंट करता क्या है, कोई कलर्ड सब्सटेंस है आपके पास, उसको कर देता है रिड्यूस, क्या कर देगा, यहाँ पे एच ऐड कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से गेन कर देगा हाइड्रोजन से टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये कलरलेस में चेंज कर देगा, कलरलेस में चेंज कर देगा। ब्लीचिंग एजेंट क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही कलर आता है, ठीक है, वही एक साइट वगैरह होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ वगैरह होता है उसके वजह से कलर आता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम एच एंड पेयर, पेयर कर देता है, ठीक है, सो इसलिए कलरलेस हो जाता है, इससे लिख लीजिए। यस सर लिखिए। चलिए, तो ये समझ में आया ब्लीचिंग एक्शन में करता क्या है, ये कलर सब्सटेंस को कलरलेस बनाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन विद Cl2 करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्शन विद Cl2। तो रिएक्शन विद Cl2 जब हम करेंगे तो हमारे पास देखिए रिएक्शन होता क्या है, जब SO2 क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो ये बनाता है SO2Cl2, क्या बनाता है, थायोनाइल क्लोराइड टाइप SO2Cl2 बना लेता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख देता हूं मैं, व्हेन SO2 गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन प्रोड्यूसेस सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, जिसको हमने क्या लिख दिया, SO2Cl2, ड्यू टू विच SO2 acts as anti-chlor substance, यानी रिमूवल ऑफ O2, रिमूवल ऑफ Cl2, एंटी क्लोर कहते हैं, और ये वाला रिएक्शन प्रूफ कर देगा। इसकी यूजेस लिख देंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो 18th 16th ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 17th ग्रुप में भी शुरू कर दे, अगर ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो। तो SO2 यूज होता है बेसिकली क्लोरीन को रिमूव करने में, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 17th ग्रुप बचेगा और 18th ग्रुप, तो नंबर, और फिर अपने पास अल्कोहल्स बचेगा ना, अल्कोहल एंड बायोमॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स भी बचेगा, ओके। हमें एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, मे बी 8 क्लासेज होंगे, 8 12 आवर्स, ठीक है। यस सर हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करो। Yes. आपकी इसकी यूजेस की बात कर लेंगे, यूजेस में वही सब लिख लीजिएगा। इट एक्ट्स एज, SO2 की बात कर रहा हूँ मैं, reducing sorry, bleaching agent, it acts as bleaching agent for skin and wax। दूसरा आ जाएगा, it acts as एंटी क्लोर, आपने देख ही लिया, फॉर्मा डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट
एंड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस लिख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।